हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोग के बीच फिर से लेकर आया है बीपीएससी प्रीवियस का क्वेश्चन जो कि एनिसेंट हिस्ट्री से संबंधित है। हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टोटल वीडियो सीरीज बाय सीरीज जो है यूट्यूब में डाल दिए हैं। मेरा प्लेलिस्ट में जाकर एनिसेंट हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं। जब मेरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ तो हमने बीपीएससी प्रीवियस के लिए एनिसेंट का वीडियो लाना शुरू किया। हम एक वीडियो में करीब 10 से 11 मिनट का वीडियो लाते हैं। उसमें जितना क्वेश्चन कवर होता है उतना पे हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद आप लोग को देखने में कठिनाई होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हम 19 क्वेश्चन लाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। यहाँ है महाजनपद, यहाँ है महाजनपदों की राजधानियाँ। तो मल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनारा थी। मल की राजधानी कुशीनारा। अंग की राजधानी चंपा। गंधार की राजधानी तक्षशिला और बस्त की राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परसुनी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध परसुनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रहु, यदु, पुरुष तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगिरी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था, अतः यही सही विकल्प नहीं है। ध्यातव्य की वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यही विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय है गिरिडीह राजगिरी एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह सही विकल्प है। चंपा प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी, इसीलिए यह विकल्प भी सही नहीं, इसलिए सही उत्तर विकल्प बी है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब किया गया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए 68वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ई दे दिया गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अंतर महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। प्राचीन काल के दक्षिण को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। इसमें 68वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि मगध ऑप्शन में नहीं रहने के कारण इसका क्वेश्चन इनमें से इनमें से कोई नहीं हो गया। दूसरी शताब्दी में आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने 130 से 150 ईस्वी में का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्णन संस्कृत भाषाओं का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में इन बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष थे? तो गुप्त कला के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले के निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवमा मंडल जो है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मंजुवत चोटी की प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय का नामकृत देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेदीय में 3य मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कन्नाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण
कि एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अन्य प्रकाशकों में भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 ईसा पूर्व में उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई है? महावीर की जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई है। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उनका शरीर त्याग दिया गया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामर सिद्धांत के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। इसी पुत्र का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष के तथा यह महावीर द्वारा 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा जो है, ये जो है बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के मामले में मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध के देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वह सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित है। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु राजगिरी वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां से एक चुन नामक लोहार के आम वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध का सुकवन मद्य खाने को दिया। उसे उन्हें रक्तासीर हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसके वेदना के बाद भी वे कुशीनारा कसाय मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 से ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महानिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महानिर्वाण। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें को त्रिपिटक कहा जाता है। पहला विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंध आचार विचार का संग्रह। दूसरा सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह तथा तीसरा आधिमक पिटक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची अवस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है, गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वह निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने केवल प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग की आवश्यकता बताया। बोधगया में बोधि वृक्ष अपनी किस वंश की पीढ़ी की है? तो षष्ठम वंश की है। महावीर मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसमें हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। केवल इसे गिरी हुई पत्तियों का उठाया। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी को बताया गया था तथा बाद में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के।
मौर्य युग के पहाड़ियों को काटकर निवास स्थल बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाएं को सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु द्वारा पूर्व में नियंत्रित किया था। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो अजातशत्रु। पाटलिपुत्रा के संस्थापक अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध राज की राजधानी राजगिरी के पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी थी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो उदयन ने। अब आइए आपको ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण स्थलों की नदियां बताते हैं। तो पहला जो है आहार जो है बनास नदी, दूसरा है कायथा जो है काली सिंध नदी के किनारे है। स्वालवादा ताप्ती और मालवा नर्मदा नदी के किनारे है। ये था हमारा बीपीएससी पूर्वावलोकन का दूसरा सीरीज। हम जो है आप लोग के लिए धीरे धीरे एनिसेंट हिस्ट्री खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव का एनिसेंट हिस्ट्री खत्म कर दिया है। उसके बाद आपको हम ले चलेंगे मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत की ओर। उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री की ओर लेकर चलेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण न्यूज हो आपके पास पहुंच जाए। आप लोग को बता दें कि हमने एक दिन सप्ताह में 2 दिन बिहार दरोगा का और 2 दिन बिहार पुलिस का और 2 दिन बिहार एसएससी का सेट स्टार्ट किया है, और एक दिन जो है हमारा बीपीएससी प्रीवियस का सेट चलेगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है। उसमें एक बिहार दरोगा से संबंधित ग्रुप है और दूसरा सिविल कोर्ट से संबंधित ग्रुप है। आप लोग कोई भी ग्रुप में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।